नमस्कार। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा के अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आज आपको फूड साइंस के विषय में पढ़ाऊंगी। आज के हमारे अध्ययन सत्र का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्च पादप स्रोत के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जिसमें से अनाज मुख्य है। अनाज, जड़ एवं कंद वाली सब्जियों में स्टार्च मुख्य रूप से पाया जाता है। अनाज में 65 से 80% तक तथा जड़ व कंद मूल में 22 से 35% तक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च सूक्ष्म दानों के रूप में पाया जाता है, जिसका आकार एवं स्वरूप एक पौधे से या एक प्रकार के स्टार्च से दूसरे प्रकार के स्टार्च में भिन्न भिन्न होता है। आइए हम स्टार्च के कणों की संरचना के बारे में जानें। स्टार्च के कणों की रासायनिक प्रकृति को यदि देखते हैं तो स्टार्च ग्लूकोज के बहुत अधिक अणुओं से मिलकर बना एक पॉलीसैकेराइड है। मैंने प्रथम वर्ष में भी आपको पढ़ाया था कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, जिसकी सिंपलेस्ट इकाई, सरलतम इकाई ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अणुओं से बना स्टार्च एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसमें दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। पहला अमाइलोज एवं दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की संरचना सीधी श्रृंखला है और ग्लूकोज के अणु 1 अल्फा 1 और 4 के आबंध में जुड़े हैं। 1-4 का मतलब है ग्लूकोज का एक अणु का पहले अणु का पहला कार्बन और ग्लूकोज के दूसरे अणु का चौथे कार्बन से ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाता है। इसका अणुभार 500 से 5000 इकाई तक है, अर्थात अमाइलोज के एक अणु में ग्लूकोज की 500 से 5000 इकाई तक पाई जाती है। घुलनशीलता की जब हम बात करते हैं तो अमाइलोज का अणु गर्म पानी में घुलनशील होता है, जो कि ठंडा करने पर पर्सपिरेशन के कारण जेल बनाता है। इस प्रक्रिया को जिलेटिनाइजेशन भी कहते हैं, किंतु यह जेल जब ठंडा हो जाता है तो जम जाता है और इसे रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए चावल, जब चावल हम पकाते हैं तो वो नरम हो जाते हैं। जब चावल कच्चे होते हैं तो वो कड़क होते हैं, लेकिन जब हम उसको गर्म पानी में पकाते हैं तो उसमें स्टार्च के अणुओं में जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वो नरम पड़ जाते हैं। किंतु जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो वो जेल कड़क हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं। रंग, अमाइलोज के अणु आयोडीन के साथ नीला रंग देते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आपको ये ग्लूकोज की इकाइयाँ बताई हैं जो आपस में सीधी श्रृंखला में 1 और 4 के ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ी है। इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ेगा। इसी प्रकार इस दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन से अन्य ग्लूकोज का चौथा कार्बन जुड़ेगा। दूसरी तरह का अणु है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के जो अणु हैं वो शाखित श्रृंखला पाई जाती है। इसमें ग्लूकोज की 20 से 30 इकाई अल्फा 1,4 बॉन्ड से जुड़ी होती है, अमाइलोज की तरह, और उसके पश्चात एक ग्लूकोज पे कहीं भी अल्फा 1,6 बॉन्ड पर ब्रांच बन जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का छठा कार्बन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और उससे जब बॉन्ड बनता है तो वो शाखित हो जाती है वहाँ से संरचना, और पुनः 1,4 लिंकेज से 20 से 30 अणु जुड़ते हैं। इसी प्रकार जगह जगह पर ग्लूकोज के अणुओं की छठे अणु से शाखित श्रृंखला शुरू होती है और ये एक अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन बनाता है। अमाइलोपेक्टिन के अणुओं का अणुभार अमाइलोज के मुकाबले में अधिक होता है। एक अमाइलोपेक्टिन के अणु में 5000 से लेकर 50,000 तक ग्लूकोज की इकाई बनती है। घुलनशीलता, अमाइलोपेक्टिन के अणु अघुलनशील होते हैं और गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं, जो कि जमता भी नहीं है। इसी कारण ये व्यंजनों में गाढ़ापन लाते हैं। गाढ़ापन लाने के लिए आपने कस्टर्ड, कढ़ी इत्यादि, खीर आदि ऐसे व्यंजन बनाए होंगे जिसमें हमें गाढ़ेपन की ज़रूरत होती है। रंग, जब हम रंग की बात करते हैं तो अमाइलोपेक्टिन के अणु आयोडीन के साथ लाल रंग देते हैं। अब हम देखें कि स्टार्च के कणों की भौतिक संरचना कैसी है। स्टार्च के कण कोशिका द्रव्य में दानों के रूप में दिखाई देते हैं और ये दाने अलग अलग प्रकार के स्टार्च में अलग अलग प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार की भौतिक प्रोसेसिंग
एवं प्रसंस्करण के दौरान ये अणु वैसे ही बने रहते हैं, अर्थात इनएक्ट बने रहते हैं। जैसे कि मिलिंग की प्रक्रिया जिसमें हम अनाजों को पीसते हैं, पृथक्कीकरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम दलिए को, अनाज को, मैदा को, सूजी को अलग अलग करते हैं, यह स्टार्च का शुद्धिकरण या रिफाइनिंग की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप हम प्योर स्टार्च बनाते हैं, जैसे कि साबूदाने का स्टार्च। यहाँ तक कि रासायनिक मॉडिफिकेशन के दौरान भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। विविध स्रोतों से प्राप्त होने वाले स्टार्च के दानों की सूक्ष्मदर्शी संरचना अलग अलग होती है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा पहचाना जा सकता है। स्टार्च के कणों की विशेषता और उनके आकार दोनों अलग अलग उसमें अलग अलग दानों में अलग अलग होते हैं। स्टार्च के कणों रेखी या शाखित कंसेंट्रिक सेल्स यानी कि एक बड़ी सेल के अंदर दूसरी और छोटी 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 करते जुड़े हुए होते हैं, और ये अणु का बाहरी शाखाओं से समानांतर संबंध होता है। ये सारी शाखाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्रिस्टलाइज रूप में जुड़ी रहती है, जिन्हें माइसिल्स भी कहते हैं। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी जिसमें स्टार्च के अणुओं का माइसिल दिखा है। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से स्टार्च को देखें तो पादपों में जो स्टार्च है वो सूक्ष्म कण के रूप में, और प्रत्येक सूक्ष्म कण की बाह्यतम परत पास पास चिपके हुए स्टार्च के कणों से घेरे हुए हैं। ठंडे पानी में ये घुलनशील नहीं है, किंतु जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये घुल जाते हैं। प्रत्येक पादप स्रोत से उपलब्ध होने वाले स्टार्च कणों की आकृति और स्वरूप भी अलग अलग होता है। जैसे आलू के स्टार्च के कण अंडाकार हैं, तो मक्की के स्टार्च के कण बहुभुजी अर्थात एक बहुभुज के रूप में दिखाई देते हैं। साबूदाना जो कि जिलेटिनाइज स्टार्च है, उसके कण न तो गोलाकार दिखाई देंगे, न ही अंडाकार, बल्कि बहुकोणीय से दिखाई देते हैं। ये आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आलू का स्टार्च है, जिसमें आपको आलू के स्टार्च के अंदर मैंने आपको बताया छोटे छोटे सर्कल्स के रूप में कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, जो कि एक से छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी होते हुए, और ये बहुत सारे स्टार्च के कण पास पास में फैले हुए हैं। वहीं ये राइस या चावल के स्टार्च के कण हैं, जिसके दाने छोटे छोटे और बहुभुजाकार है, क्रिस्टल्स के रूप में। आगे अगर हम देखें तो ये व्हीट स्टार्च, गेहूं के स्टार्च के कण हैं, जिसमें जो रिंग्स बनी हुई हैं वो बिल्कुल बराबर दूरी पर है, और बड़ी से छोटी रिंग्स अंदर की तरफ घेरे हुए हैं। और ये आलू के स्टार्च, जो कि आपको पुनः एक दूसरा चित्र दिखाया है, छोटी से बड़ी रिंग होते हुए बड़ी बड़ी बनी। बहुत सारे आलू के कण है, कोई छोटा है कोई बड़ा है स्टार्च का। निम्न टेबल के द्वारा आपको स्टार्च के कणों की संरचना में अंतर समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि जो मक्की का स्टार्च है उसके कण काफ़ी छोटे होते हैं, 15 माइक्रोन से भी कण, और पॉलीगोनल अर्थात बहुभुजीय होती है इसकी संरचना, और कंटिन्यूस होती है। राइस के कण का आकार 5 माइक्रोन और भी छोटा है, स्मॉल पॉनिकल से। कॉर्न के मुकाबले इसके अणु छोटे होते हैं और बहुभुजीय होते हैं। गेहूं के स्टार्च के कणों का आकार 20 से 22 माइक्रोन है, जो कि छोटे और थोड़े बड़े राउंड और लेंटिकुलर ओवल शेप की संरचनाएं हैं। पोटैटो का स्टार्च 15 से 85 से, कुछ अणु छोटे भी हो सकते हैं और कुछ अणु बड़े भी हो सकते हैं। ओवल शेप है कंसेंट्रिक रिंग से। इसी प्रकार टैपियोका और एरोरूट अर्थात अरारोट के स्टार्च के कणों का आकार 38 से 126 माइक्रोन तक पाया जाता है, और ये ओवल शेप के अणु या बेल शेप के। जब हम स्टार्च के कणों को पकाते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं, जिसमें से दो मुख्य परिवर्तन है। पहला डेक्सट्रिनाइजेशन और दूसरा जिलेटिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन, स्टार्च के कणों को जब आप शुष्क तापमान देते हैं, अर्थात नमी के बिना, आपने घर में चपाती बनाई होगी, पूरी बनाई होगी, पराठा बनाया होगा, बाटी, कचौड़ी, समोसे बनाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी चपाती, पूरी, पराठे हैं वो ब्राउन कलर की गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्च के कणों को शुष्क ताप देने पर जब स्टार्च के कण भूरे रंग के सरल पॉलीसेकेराइड संरचना में बदल जाते हैं, तब हम इस प्रक्रिया को डेक्सट्रिनाइजेशन कहते हैं। और स्टार्च के कणों का टूटकर डेक्सट्रिन में बदलने की प्रक्रिया डेक्सट्रिनाइजेशन हो गई। जिस पदार्थ में वो बदल रहा है उसको हमने डेक्सट्रिन में, जैसे कि रोटी, पूरी, बाटी आदि को सेकने पर भूरा होना, या लापसी के लिए दलिया सेकना। दूसरी प्रक्रिया है जिलेटिनाइजेशन। चुन्नी में या कॉटन के कपड़ों में को कड़कपन देने के लिए कलफ आप सभी ने घर पे बनाया होगा। कलफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को जब हम ठंडे पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से घुलता नहीं, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो स्टार्च के कण
पानी को अवशोषित करके सोख कर फूल जाते हैं और आपके द्रव में गाढ़ापन आ जाता है, कलफ में गाढ़ापन आ जाता है। और इस गाढ़े घोल में जब आप कपड़े को डुबो कर सुखाते हैं तो आपका कपड़ा भी कड़क हो जाता है। स्टार्च को नमी वाला ताप देने पर स्टार्च के कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। जब विविध प्रकार के स्टार्च को नमी वाला ताप देते हैं तो सभी स्टार्च के कण, जैसे मैंने आपको बताया आलू में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, मैदे में स्टार्च होता है, टैपियोका और अरारोट में स्टार्च होता है, तो ये सभी प्रकार के जो स्टार्च हैं ये एक ही समान ताप पर जिलेटिनाइज नहीं होते क्योंकि ये स्टार्च एक जैसे नहीं है। छोटे कणों के मुकाबले बड़े कणों को जिलेटिनाइज होने में समय ज़्यादा लगता है। अतः जिलेटिनाइजेशन के लिए स्टार्च के विविध कणों का कोई निश्चित तापमान नहीं होता। फिर भी जब स्टार्च के कणों को हम नमी वाला ताप देते हैं तो स्टार्च के कण पानी को सोख लेते हैं और लगभग 66 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ में गाढ़ापन आ जाता है। जब इस ताप को हम निरंतर देते रहते हैं तो स्टार्च के कण ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखते जाते हैं, फूलते जाते हैं। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि वो अधिकतम क्षमता तक पानी अवशोषित नहीं कर ले, अधिकतम क्षमता तक पानी अवशोषित न कर ले। अधिकतम क्षमता तक पानी अवशोषित न करें। इस प्रकार का अधिकतम गाढ़ापन लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलता है। यह वह स्टेज है जब जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। किंतु अगर इसके पश्चात भी आप ताप देते रहते हैं तो ये स्टार्च के कण टूट जाते हैं और इनका पानी बाहर आ जाता है और घोल के गाढ़ेपन में कमी आ जाती है, यानी कि जो जेल बनता है वो टूट जाता है। स्टार्च के प्रकार की हमने बात करी कि अनाज के स्टार्च के मुकाबले जो जमीकंद का स्टार्च है वो कम तापमान पर जिलेटिनाइज हो जाता है। इसी कारण मैदा के मुकाबले अगर आप अरारोट के स्टार्च से जेल बनाएंगे, जिलेटिनाइजेशन करेंगे तो वो जल्दी हो जाता है। वे स्टार्च जिनमें अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है वे शीघ्र जिलेटिनाइज होते हैं। पकाने के दौरान जो स्टार्ची व्यंजन जैसे कि मक्की, गेहूँ, चावल आदि से बनने वाले व्यंजन होते हैं उनका जो सिमरिंग तापमान होता है वो जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है। सिमरिंग तापमान से मतलब है सिमरिंग बनाने की प्रक्रिया में मैंने आपको कुकिंग मैथड्स में पढ़ाया था कि सिमरिंग में हम भोज्य पदार्थ को कम तापमान पर धीमे धीमे पकाते हैं, अर्थात सिमरिंग तापमान पर जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जेल का निर्माण, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया में एक गाढ़ा द्रव बनता है जिसे हम जेल भी कहते हैं। जब एक गाढ़े कस्टर्ड को जिसमें कि स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन पूर्ण हो चुका है आप कुछ घंटों तक ठंडा होने के लिए रखते हैं और उसको फिर पलटते हैं किसी बर्तन में, तो वो जो जेल है वो उस मोल्ड या बर्तन का आकार ले लेता है। कस्टर्ड को मूल रूप में जमने की प्रक्रिया को हम जेल का निर्माण कहते हैं। पकाए हुए स्टार्च के मिश्रण में क्या होता है, कुछ अमाइलोज के अणु फूले हुए स्टार्च कणों से मुक्त हो जाते हैं और आसपास के द्रव्य में बिखर जाते हैं। जब स्टार्च के इस पेस्ट को ठंडा करते हैं तो ये अमाइलोज के अणु वापस से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और स्टार्च के कणों की बाहरी किनारे पर स्थित अणुओं से भी बंध बनाते हैं। इस प्रकार ये अमाइलोज के अणु फूले हुए स्टार्च के कणों को आपस में जोड़ देते हैं और त्रिआयामी जाल बनाते हैं और इस जाल में बंधा हुआ पानी या तरल पदार्थ स्टार्च के मिश्रण की रिजिड। ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाया है। पहला चित्र अनकुक्ड स्टार्च का है जिसमें पानी के तरल माध्यम में स्टार्च के छोटे छोटे अणु अपने इनटेक्ट अवस्था में फूले हुए हैं। ये दूसरे चित्र में स्टार्च के अणु जब 60 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान पहुंच जाता है तो ये पानी अवशोषित करके फूलने लगते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। जब स्टार्च की कुकिंग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाती है तो स्टार्च के अणु और भी बड़े हो जाते हैं और ये देखिए थोड़े थोड़े इनके अणुओं का आकार बढ़ने लगा है और फूलने लगा है और 90 डिग्री से अबव सेल्सियस होते ही ये स्टार्च के अणु टूट जाते हैं और जब स्टार्च के अणु टूट जाते हैं तो ये जेल बिखर जाता है, गाढ़ा नहीं रहता। ये एक चित्र दिखाया है जिसमें मैंने आपको आलू के स्टार्च में ये जो खुली वाली चेन है ये अमाइलोज की सीधी श्रृंखला है और ये जो बीच बीच में शाखित चेन आपको दिखाई दे रही है ये ब्रांचिंग जो हो रही है ये अमाइलोपेक्टिन की शाखित चेन से। इसी प्रकार से आलू के स्टार्च में या देखिए कच्चा आलू दिखाया है जिसमें स्टार्च के कण इंटैक्ट है और यही स्टार्च के कणों को या कच्चे आलू को जब हम पकाते हैं, उबालते हैं तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो ये जो कोशिका भित्तियाँ हैं आप देखिए
ये कोशिका भित्तियाँ, सेलुलोज की कोशिकाएं जो हैं ये कच्चे स्टार्च में कड़क है, इंटैक्ट है, लेकिन जब आप इसको, और इसमें पेक्टिन के अणु बंधे हुए हैं, जब हम इसको कुक करते हैं तो ये संरचनाएं नरम पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, और इसका जो पेक्टिन होता है वो घुल जाता है, और जिसके फलस्वरूप जो आलू है वो पिलपिला सा हो जाता है, और जो स्टार्च के कण हैं आलू के, ये पानी को अवशोषित करके फूल जाते हैं और आपस में जुड़ कर जेल बनाने की प्रक्रिया करते हैं। इसी कारण कड़क जो कच्चा आलू होता है, कड़ी संरचना होने के कारण आप इसको मसल नहीं सकते, लेकिन जब हम आलू को उबालते हैं तो आप देखिए दो तरह के परिवर्तन हुए हैं। सेलुलोज की जो भित्तियाँ हैं वो नरम पड़ गई हैं, पैक्टिन डिजॉल्व हो गया है, और स्टार्च के अणु पानी पीकर फूल गए हैं, जिसके कारण आप पके हुए आलू को आराम से मसल सकते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र में आपने स्टार्च के कणों की संरचना और स्टार्च के कणों को पकाने पर जो प्रभाव होता है डेक्सिनाइजेशन और जिलेटिनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगले अध्ययन सत्र में हम जिलेटिनाइजेशन के क्या कारक हैं और आप स्टार्च को कुकिंग के रूप में या पाक क्रिया में स्टार्च के अन्य क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।